सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गो सेल्फ मेड शो। वेल, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको आज डेफिनेटली बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। आप उन्हें रेगुलरली फाइनेंस के कंटेंट के लिए देख भी रहे हैं। ही सीए, सीएफए, एलएलबी और पता नहीं न जाने कितनी पढ़ाई कर रखी है इन्होंने। सो ही इज नन अदर देन मिस्टर आनंद लाडा। सर, वेलकम टू द गो सेल्फ मेड शो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। थैंक यू। सो आज आनंद जी आपको ना वो सारी चीजें बताएंगे, वो सब राज भी बताएंगे जो इन्होंने रेगुलरली अपने चैनल पे शेयर नहीं करे हुए। ऑलरेडी आपने इन्हें यूट्यूब पर देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। पर आज हमारे साथ ये आपको अपने लाइफ के, इनफैक्ट अपने इन्वेस्टमेंट और पैसा बनाने के सीक्रेट्स देने वाले हैं। सो आनंद जी, आप रेगुलरली यार बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं, लोगों को फाइनेंशियली अवेयर भी करते हैं, बट आपकी अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। इनफैक्ट मेरी ऑडियंस भी नहीं जानती। तो ये जो सफर है कैसे शुरू हुआ, आज आप फाइनेंस के अंदर यू आर अ फाइनेंशियल गुरु, तो ये सफर कैसे आपने किया, कैसे शुरुआत हुई इन सारी चीजों की, प्लीज हमारी ऑडियंस को गाइड कीजिए। पुष्कर यार, सबसे पहले फाइनेंस के हम सभी लर्नर हैं, राइट। यहाँ पे गुरु कोई भी नहीं है, गुरु सिर्फ और सिर्फ मार्केट है। क्या और हम सब मार्केट से सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। मेरी लाइफ की बात करी जाए तो आई एम थर्ड जनरेशन टू दी मार्केट्स। मेरे दादाजी ने 1980s में शेयर मार्केट में स्टार्ट किया था स्टॉक ब्रोकिंग से। क्या बात है। पापा ने ज्वाइन किया 90s में एंड फाइनली मैंने भी आके स्टॉक मार्केट में ज्वाइन किया। मेरी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं 8th क्लास में था। बिकॉज मेरे दादाजी मुझे अपने साथ बिठा देते, कुछ ऑर्डर्स पंच कराते थे। मेरे लिए वो एक वीडियो गेम जैसा होता था कि बिल्कुल फ्लैशी लाइट्स चल रही है, वीडियो गेम चल रहा है, मैं पंच आउट कर रहा हूँ और ऐसा वीडियो गेम मेरे पास है जो मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। क्या बात है। सो 8th क्लास से मेरी स्टार्ट हो गई थी फाइनेंशियल जर्नी, जाने या अनजाने में। सो 8th क्लास के अंदर आप मार्केट को वॉच कर रहे थे, तो उस टाइम पे क्या समझ आता था चीजें देख के? क्या मतलब दादाजी जो करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? चलो वीडियो गेम तो ठीक है, बट जैसे जैसे गेम ही सही, गेम खेल खेल के भी लोग सीखते हैं, तो उस टाइम पे 8th क्लास के बच्चे को क्या समझ आता था? बिल्कुल बेसिक समझ आते थे। बिल्कुल दादाजी बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाते थे कि ये बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये तुम किस में काम कर रहे हो, ये सारी चीज़ें पता होती थी। उस समय क्या होता था, एनएससी और बीएससी के ट्रायल सेशंस होते थे हमेशा एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे। वहां पे मुझे मिलते थे 50 लाख, 1 करोड़, जो मेरी इच्छा करे मुझे पैसे मिलते थे डमी, और मुझे ट्रेडिंग करने को मिलता था। और उस समय हमेशा मार्केट ऊपर ही जाता था। अभी भी डीमेट अकाउंट्स में ऐसा है, कुछ डीमेट अकाउंट्स उस समय बहुत ज्यादा होते थे। हाँ, अभी कम है बट होते हैं। सो मार्केट ऊपर ही जाता था, हर बार मैं पैसे कमा के उठता था, तो मुझे और इंटरेस्ट आता था कि यार ये पैसा ये ऊपर क्यों गया, शेयर ये मेरी कमाई क्यों हुई। सो वहां से ये इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। क्या बात है यार। सो 8th क्लास से आपने जर्नी शुरू कर दी। अभी कितने साल हो गए होंगे इस तरीके से स्टॉक मार्केट देखते हुए? 8th क्लास से बात करें तो ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स हो गए। 15 साल हो गए। सो 15 सालों का आपको ज्ञान आज इस वीडियो में मिलने वाला है। सो अभी तक चलिए, आप थर्ड जनरेशन है, बड़ा अच्छा लगता है यार कि आपने इनहेरिट किए चीजों को, सीखा है। सो आपने पहले दादाजी से शुरू करते हैं, तो दादाजी की ऐसी कौन सी लर्निंग थी जो आपको आज तक याद है, जो आपको सबसे अच्छी लगती है, उन्होंने आपको सिखाई है? दादाजी ने हमेशा मुझे एक चीज बोली थी कि जब तुम ट्रेडिंग करने बैठोगे ना, तुम्हें 80% ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा स्टार्टिंग में, पर जो तुम्हारा प्रॉफिट होता है सिर्फ 20% ट्रेड्स में इतना मेजर लॉस होगा कि वो 80% ट्रेड्स का प्रॉफिट भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें अपने लॉस को कंट्रोल करना है अगर तुम्हें इक्विटी शेयर मार्केट में लंबे समय तक टिकना है। और यहाँ पे अगर तुमने इक्विटी शेयर मार्केट को सट्टा बाजार कैसे ट्रीट किया, तो मार्केट भी तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेगा। इट इज सीरियस बिजनेस। इट्स अ सीरियस बिजनेस। रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। रातों रात अमीर बनने की अगर इच्छा भी है तुम्हारी, तो कसिनो चले जाओ, प्रोबेबिलिटी तुम्हारी जीतने की ज्यादा है। 50% चांस में तुम रूले खेलो वहां पे जाके। पर इसको सीरियस बिजनेस है, तो यहाँ पे सट्टा बाजार जैसे काम नहीं करना। रातों रात करोड़पति बनने के सपने नहीं देखने। रातों रात ये नहीं सोचना कि मुझे इस आज के आज ही पैसा कमाना है सारा का सारा। इट्स अ प्रोसेस पे ध्यान दो। क्या बात है। तो ये दादाजी की जो लर्निंग है, देखो ये इनहेरिट करी है इन्होंने, और अगर दादाजी बताते हैं तो बिल्कुल वो चीज बताएंगे जो उनको अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ी लर्निंग आपको मिल गई। अब आपके फादर साहब की बात करते हैं। फादर साहब की ऐसी कौन सी लर्निंग है जो आपको अभी तक याद है और उस पर आज भी आप अमल करते हैं? पापा ने मुझे 2 इंपॉर्टेंट लर्निंग दी है। सबसे पहले, जिस समय तुम पढ़ाई कर रहे हो उस समय स्टॉक मार्केट से दूर रहो। ओके। हाँ, मैं हुआ ये था कि जब मैं मुंबई गया था इंटर्नशिप करने के लिए, मुंबई जाने का मौका मिला। वहां पे जाके मुझे लगा कि मैं तो गलत जगह में था अभी तक। मुंबई में एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट मार्केट्स, कंपनीज, कैसे फाइनेंशियल्स आएंगे, क्या ईपीएस ग्रोथ रेट रहेगी, क्या सेल्स ग्रोथ रेट रहेगी, ये बातें वहां पे ट्रेन में भी चलती है। अच्छा। सो मुझे लगा कि यार यही मेरी जगह है, तो मैं वहां पे ट्रेडिंग करने लग गया था। मेरे घर वालों को नहीं पता था, बिकॉज मैं बिना प्रोसेस के कर रहा था। वहां पे मैंने अपनी कैपिटल को जीरो भी किया। ओह माय गॉड। पापा को बताया, पापा वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मतलब ही वाज लाइक ऑन 7th वर्ल्ड कि अच्छा है बेटा, तूने पैसे गमाए नहीं, अगर तू बाई चांस कमा लेता तो तू सीए नहीं बन पाएगा।
बिकॉज तेरा इक्विटी मार्केट में इतना इंटरेस्ट आ जाएगा कि तू पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा। सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करो, मार्केट इज ऑलवेज देयर, आप सीखो, पर पूरा का पूरा इन्वॉल्व होकर अपनी स्टडीज को स्टेक पे मत लगा दो। मैंने आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स को देखा है जो अपनी स्टडीज छोड़ के फुल टाइम मार्केट ट्रेडर बनने आ जाते हैं, विच इज अ रॉन्ग थिंग। एक बार पहले स्टडीज को कंप्लीट करो, फिर मार्केट में आओ, मार्केट हमेशा आपके लिए रहेगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, टाइम टेस्टेड प्रोसेस पे फोकस करो। आपको सिर्फ अपने प्रोसेस डेवलप करने पे फोकस करना है, मार्केट अपने आप आपको रिवॉर्ड देके जाएगा। क्या बात है। तो अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्होंने पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया, स्टॉक मार्केट की वीडियोस देखना शुरू कर दिया और लग रहा है चलो यही करियर है। बट अगर आपने बताया कि अगर आपने ये काम करना है तो मार्केट इज ऑलवेज देयर, आप सीख सकते हो। बट ये मत सोचो कि मैं आज पढ़ाई छोड़ दूंगा और फुल टाइम ट्रेडर ही बन जाऊंगा, विच इज रॉन्ग। आप अपने ग्रेविटी फ्री जोन को डिस्टर्ब कर रहे हो। वो होता है कि आपके पास एक इतनी सफिशिएंट रेगुलर इन्फ्लो आ रहा है अपनी प्रोफेशन से, अपनी जॉब से, या जो भी आप काम कर रहे हो उससे, आपके बिजनेस से, कि आपको स्टॉक मार्केट में कभी थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत पड़ जाए तो आप उसको मेंटेन कर पा रहे हो। वो ग्रेविटी फ्री जोन को कभी डिस्टर्ब नहीं करना। ये जो आपने अभी बोला ना, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहीं से हमें एक इन्फ्लो आ रहा है पैसे का कि हमारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। अदरवाइज अगर आपने स्टॉक मार्केट में मान लीजिए लॉस कर दिया और पेशेंस लूज कर दिया तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहीं के भी नहीं रहोगे। नहीं, हमारे स्टॉक मार्केट का एक बुरा रूल है, यहाँ पे उसी को पैसा मिलता है जिसको उस पैसे की इमीडिएटली रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है ना, एक्चुअली पूरे वर्ल्ड में हर जगह रूल है। बैंक्स आपको सिर्फ तभी पैसा देते हैं जब आपको पैसे की जरूरत नहीं होती। अगर आप मतलब आप फाइनेंशियली अच्छे हो, आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज है, तो बैंक कहेगा लोन ले लो, लोन ले लो। और जिसके पास कुछ नहीं होगा, जिसे लोन की जरूरत होगी, उसे बैंक लोन नहीं देगा। एंड इट इज एवरीवेयर। तो यूनिवर्सल रूल है ऐसे। सो अनंत, आप बहुत ज्यादा फोकस करते हो स्विंग ट्रेडिंग पे। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, इसी पर क्यों? देयर आर मल्टीपल वेज टू अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, सो व्हाई स्विंग ट्रेडिंग ओनली? देखो, जब हम ट्रेडिंग करने आते हैं ना, उस समय आपका एक म्यूचुअल फंड का या इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, ये मैंने अज्यूम कर लिया है। ओके। जो आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गोल्स का ध्यान दे रहा है। राइट। अब जब आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आता है इंट्राडे। वहां पे आपकी स्किल की एक्सपर्टीज बहुत हाई लेवल पे रिक्वायरमेंट है। आपका फोकस होना चाहिए, आप एक सेकंड भी इधर उधर नहीं जा सकते, बिकॉज आपके सामने से अपॉर्चुनिटी चले जाएगी। सिस्टम पे बैठना पड़ेगा और आपका रिस्क हाई होता है, क्योंकि अगले 3 मिनट में पता चल जाएगा कि आपको लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपको 3 मिनट के लिए पता करना है कि क्या हो रहा है। तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। स्टॉप लॉस इमीडिएटली लेना आपको आना चाहिए, वो सिर्फ स्किल ट्रेडर्स के लिए हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग की हम बाद में बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग की। बिल्कुल, बताइए। लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या दिक्कत आती है कि हमारे पास अब बास्केट ऑफ लूजर्स आते जाते हैं। जो हमारे शेयर परफॉर्म कर जाते हैं 10% 20% पे, हम उसे एग्जिट कर जाते हैं। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ओनली इन माई लूजिंग शेयर्स। जो विनिंग शेयर है वहां पे तो मैं प्रॉफिट बुक करते जाता हूं। ऐसे करते हैं लोग, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। विच इज ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग यही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके एक्सेप्शन नहीं है, वॉरेन बफेट सर है, पर उनका इमोशनल आईक्यू आपके और हमसे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये तो मैं मान के बैठा हूं कि मैं उनको कॉपी नहीं कर सकता, बिकॉज उन्होंने 11 ईयर्स की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी। 80 साल हो गए उन्हें इन्वेस्टिंग करते हुए। आज के दिन अगर उनके सीएजीआर रिटर्न्स की बात करें तो सिर्फ 22% है। उनसे ज्यादा जिम साइमंस 66% के रिटर्न्स है, पर फिर भी वेल्थ में वॉरेन बफेट ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने 80 साल तक अपने पैसे को कंपाउंड किया है। इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे है। जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, बाय एंड होल्ड की बात करते हैं, बाय एंड फॉरगेट की बात करते हैं, या फिर पोजिशनल इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, वहां पे आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा सही होना जरूरी है। आपको उस कंपनी में स्टडी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये मेंटेन करना है कि ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ लूजिंग शेयर्स तो आपके पास पड़े हैं और विनर्स को आप एग्जिट करते जाते हैं, और जो मेजॉरिटी टाइम होता है। इन दोनों का बीच का सॉल्यूशन आता है स्विंग ट्रेडिंग। यहां पे आप 3 दिन से लेके 10 दिन, मे बी 15 दिन के लिए कोई भी पोजीशन होल्ड करते हैं। आपको डेली कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, और इतना छोटा टारगेट है, स्टॉप लॉस नहीं है कि आपको इमोशनली वो डिस्टर्ब कर सके। राइट। तो ये एक मिडल वे निकल के आ जाता है टू स्टार्ट ऑफ। वेरी नाइस। मतलब अगर आप 15 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन के लिए सोचते हो, या 1 महीने के लिए भी सोचते हो, तो आप दिमाग में फ्री होके बैठ सकते हो। आपको वो फोन निकाल के बार बार देखने की जरूरत नहीं है। आपने अलर्ट्स लगा दी है, वो अपने आप आपका काम करते रहेंगे। आपका टारगेट में भी 8% से लेके 15% का है, स्टॉप लॉस 2% से लेके 6% का है, एंड यू आर पीसफुली सेटिंग। कई ब्रोकर्स में जीटीटी ऑर्डर्स लग जाते हैं, या फिर आपके फॉरएवर ऑर्डर्स लग जाते हैं, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। सौदा अपने आप आ जाएगा, आपके बाय और सेल भी हो जाएगा। तो बहुत बहुत पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली रहता है। तो एक तो आपने जैसे बताया कि पीस ऑफ माइंड एक बहुत अच्छी चीज है, और दूसरी चीज एक आपने बताई कि इंट्राडे करने के लिए, या अगर आप ट्रेडिंग जैसे ऑप्शंस में कर रहे हैं, तो हाई स्किल रिक्वायर्ड है।
और वहां पे आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग में दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए ही, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं, तो उसकी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे हम कहें कि ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी है आनंद जी ने जो दी है, जिन्हें जिस स्ट्रेटेजी से उन्हें बहुत फायदा हुआ, तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी आप देना चाहेंगे हम मेरी ऑडियंस को खासकर? अगर हम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ना स्विंग ट्रेडिंग से, बिल्कुल बेसिक स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं, जो बिगनर लेवल की सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जी, दैट इज रिक्लेम स्ट्रैटेजी। ओके। अगर आपका स्टॉक एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को रिक्लेम करता है तो वो आपके लिए बाय सिग्नल होता है, स्पेशली अगर उसमें वॉल्यूम सपोर्टेड है। नाइस। स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखना है। प्राइस आपने देख लिया कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम देख लिया कि नॉर्मल जितने एवरेज वॉल्यूम्स चल रहे हैं उससे एटलीस्ट 50% ज्यादा वॉल्यूम से किसी स्मार्ट पार्टी ने, मे भी हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन ने, किसी FIS ने, किसी DIs ने, किसी स्मार्ट पार्टी ने 50 डे एवरेज के ऊपर आते हुए स्टॉक को परचेस किया है, तो वो आपके लिए भी परचेस पॉइंट होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे आप परचेस करते हैं 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम करने पे 4 चीजें हो सकती है आपके स्टॉक के साथ। ओके। आपका स्टॉक सबसे पहले इमीडिएटली मोमेंटम दे देगा, इमीडिएटली देगा, उसमें तो कोई टेंशन की बात कोई नहीं टेंशन, है, वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। सेकेंड ये होगा कि आपका स्टॉक एक बार रिक्लेम करने के बाद 2.5 दिन तक, ये हमने देखा है ट्रेडिशनली, थोड़ा सा पुल बैक देता है, फिर वापस से बाउंस बैक कर जाता है बिना आपके स्टॉप लॉस को हिट करे, व्हिच इज ओके। स्टॉप लॉस भी बताइएगा कैसे लेना, अब अपनी 4 चीजें कंप्लीट कीजिए प्लीज। थर्ड आता है, आपका स्टॉक 3 से 5% की छोटी सी रेंज में फंस जाए, हो सकता है 4-5 दिन, 6 दिन, 7 दिन वहां पे बिता दे, पर वहां पे लो वॉल्यूम के साथ वो कंसोलिडेट कर रहा है, आपको पेशेंस रखना है, आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ है। चौथी सिचुएशन होती है आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया और आप एग्जिट हो गए, एज सिंपल एज दैट। ये 4 सिचुएशन हो सकती है। 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम करते हुए आपको स्टॉक को बाय करना है। 3 चीजें और ध्यान रखनी है। सबसे पहला, जिस स्टॉक को आप बाय कर रहे हो उसका प्राइस एटलीस्ट 300 रुपए के ऊपर का होना चाहिए, कि आप सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स में ही बाय कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि कोई आपने पंटर स्टॉक्स या बहुत लो क्वालिटी स्टॉक उठा लिया, ये इससे टेक केयर हो रहा है। आपके स्टॉक का डेली वॉल्यूम 1 करोड़ के ऊपर का होना चाहिए, रुपीज में मैं बात कर रहा हूं। लिक्विड स्टॉक से, नाइस। इलिक्विड स्टॉक में हम स्विंग ट्रेडिंग करना अवॉइड करते हैं, फंस सकते हैं। एग्जिट नहीं मिली, बाय चांस मार्केट में कभी कुछ करेक्शन, क्रैश आ गया, जर्क आ गया, तो आप फंस जाओगे। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो, पेशेंस रखिए। आपने 3 से 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए पोजीशन, तो उतना पेशेंस रख लीजिए। क्या बात है, तो अमेजिंग स्ट्रैटेजी। बट अभी हमारा रह गया कि हम स्टॉप लॉस किस बेसिस पे लेंगे ऐसी पोजीशन में। ठीक है, हमने मूविंग एवरेज देखा, हमने वॉल्यूम देखा, तो स्टॉप लॉस क्या सोच के डिसाइड करें? स्टॉप लॉस आपके 2 हो सकते हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज लगाना चाहते हैं तो हमेशा आपको 3:1 का रेशियो मेंटेन करना है। अगर आप 3% के रिटर्न रखते हैं तो 1% का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होता है। इस पोजीशन में हम यूजुअली रिटर्न रखते हैं 8% से लेके 12% का। आपका स्टॉप लॉस रखता है 3% से 4% के बीच का, which is 1:2 के 1:2, 1:3 जितना हो सके उतना आपको मेंटेन करना है। अगर आप मूविंग एवरेज के बेसिस पे लेना चाहते हैं स्टॉप लॉस, जो आपका 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट लेवल था, उसके 1% नीचे जाके आप अपना स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दैट्स इट। सो हमें यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस समझ आ गया तो हम उसके हिसाब से अपना टारगेट भी डिसाइड कर सकते हैं। पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लीजिए, टारगेट तो आपको अपने आप मिल जाएगा। वेरी नाइस। तो आपने जो भी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी दी है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोमेंटम के साथ काम हो सकता है, काफी अच्छा पैसा लोग कमा सकते हैं। तो आपने जिस भी स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आपने बोला कि हमें अपनी 50 डे मूविंग एवरेज देखना है किसी भी स्टॉक के अंदर। तो 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जो भी हमारा स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, उससे 1% नीचे का हम स्टॉप लॉस ले लेंगे, और हम वॉल्यूम देखेंगे कि हमारे को उस टाइम पर जब उसने अपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, तो रिक्लेम किया, ब्रेकआउट दिया, तो ब्रेकआउट के टाइम पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है। दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज सबसे बेसिक और सबसे पहली स्ट्रैटेजी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। ओके, एंड अगर आपका टारगेट अच्छा जाता है, हिट होता है, तो भैया ठीक है, हमें कौन सा शादी करनी है स्टॉक से। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यही है कि पैसा बनाओ और दोबारा से कोई नई एंट्री लो। नेवर मैरी अ स्टॉक, प्ले द डेटिंग गेम। और एक स्टॉक अगर 100% के रिटर्न देता है, आपको लगता है कि अरे मेरे 100% के रिटर्न मिस हो गए, सेम स्टॉक आपको मल्टीपल स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देगा। स्पेशली अगर सपोज करते हैं आपने एक स्टॉक चूज किया है, उसमें आपने 12% रिटर्न ले लिया, नाउ यू नो कि वो स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो आपका दोस्त ऑलरेडी बन चुका है, तो उसकी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लेने पे आप बहुत कंफर्ट फील करोगे, राइट, कि कैसे ये ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा सा कंसल्ट करता है, मुझे पता है, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। सो आप उस एक स्टॉक से फेमिलियर हो जाओगे। आपको अपने पोर्टफोलियो में वैसे भी सिर्फ 8 से लेके 15 स्टॉक एट मैक्स चाहिए, राइट, सिर्फ 15 स्टॉक से दोस्ती करनी है, एक से स्टार्ट तो करिए। क्या बात है। और डेटिंग के लिए जो बता रहे हैं वो वैसे भी एक्सपर्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो स्टॉक्स की बात कर रहा था, आप कहाँ चले गए? एनीवेज, चलिए, तो आपकी जो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी है, मेरे हिसाब से आज लोगों को समझ आई है। ये आपको और भी अच्छी तरह समझ आएगी जब इसे आप अप्लाई करेंगे। आप कुछ भी सीखते हैं तो उसे अप्लाई जरूर कीजिए, एंड जो आपको व्यक्ति सिखा रहे हैं वो ऑलरेडी एक एक्सपर्ट है, एंड डेफिनेटली
आपको इस स्ट्रैटेजी ने ऐसा मतलब कभी होता है कि हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है यार ये वाली स्ट्रैटेजी ने बड़ा जबरदस्त बेनिफिट दिया, इसीलिए मैं इसकी इतनी तारीफ करता हूं, तो ऐसा कोई टाइम, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब आपको लगा यार ये स्ट्रैटेजी ने वंडर्स क्रिएट किए मेरे लिए? इस स्ट्रैटेजी के ना सिंपल सा पॉइंट है, जिस समय मार्केट ट्रेंडिंग होगा उस समय ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रैटेजी अपनाने का, मैं हमेशा वेट कर रहा था आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछो, क्योंकि आखिरी गुरु मंत्र ये होता है, हर मार्केट में सेम स्ट्रैटेजी काम नहीं करती है। मतलब आप तो ये समझ लो कि आप एक डिस्को में हो, वहां पे म्यूजिक चल रहा है और म्यूजिक बार बार फ्लेवर चेंज कर रहा है, कभी वो साल्सा म्यूजिक चला रहा है, कभी डिस्को म्यूजिक चला रहा है, कभी जैज चला रहा है। जो म्यूजिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डांस चेंज करना पड़ेगा। ये फर्स्ट ऑफ द डांस है जो हमने सीखा है। सो ये डांस उस समय परफॉर्म करना है जिस समय मार्केट ट्रेंडिंग है, आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मेजर जो इंडेक्स है वो ट्रेंडिंग दिख रहे हैं, एटलीस्ट आपको दिख रहा है कि ये सारे इंडेक्स 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट मूविंग में है, कहीं ठहरा हुआ नहीं है, उस समय आप ये स्ट्रैटेजी यूज कीजिए, आपको काफी अच्छी सक्सेस रेशियो मिलेगा। क्या बात है। और उसके लिए हम निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में से भी स्टॉक्स चूज कर सकते हैं फॉर द बिगनर्स, जस्ट फॉर द स्टॉक सिलेक्शन। बिल्कुल ठीक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई थिंक आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पहले आनंद जी से हम लगातार मिलते रहेंगे। आई थिंक आज जो आपने सिखाया ना सर, ये लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए इन्फॉर्मेशन काफी है। एंड आई थिंक यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो बहुत मजा आने वाला आपको अपने आगे की जर्नी के लिए। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। आई थिंक माई ऑडियंस लव्ड योर सेशन एंड हम आपको बुलाते रहेंगे यार रेगुलरली। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, ये हमारी एक आखिरी किताब है, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैं बुक एक्चुअली बहुत पढ़ता हूँ, जैसे मैं बुक पढ़ता हूँ आपको रिव्यू में देने वाला हूँ। क्या बात, ओपनली भी दूंगा और आपको पर्सनली भी दूंगा। क्या बात है जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।